हाँ ओके ओके विच आर द फैक्टर्स फॉर ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन. हाँ हाँ low H plus concentration and low temperature. yes. और which are the factors for dissociation of oxyhemoglobin. Low pH, high temperature. ये ग्राफ हुआ है ना एक्सप्लेन. नेक्स्ट अब and 100 ml of oxygenated blood carries. ये सब हो गया ना. जस्ट ओके थोड़ा सा एडिशनल. हाँ आप लोगों ने ये ड्रॉ किया है यार. व्हाट इज दिस? जो सेंटर का जो ग्राफ है ये आपने लोगों ने ड्रॉ किया है. सो व्हेन देयर इज राइट शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के लिए राइट शिफ्ट कब होता है? व्हेन देयर इज हाई CO2 एंड लो pH मींस हाई, that is called as Bohr effect. So what is Bohr effect? Because of high CO2 and high H plus, oxygen dissociation curve takes right shift. That is called as Bohr effect. Opposite, if there is low CO2 and low H plus concentration, then there is left shift. It is again nothing but called as Bohr effect. Look. Next right. बोर इफेक्ट. ये केमिस्ट्री वाली नहीं है, उधर भी एक थे ना बोर मॉडल, वो नहीं, ये डिफरेंट है, बायोलॉजी वाले. हाँ लिखो दो चले. नीट के लिए नहीं, दिस इज फॉर ये अपना बोर्ड. हाँ और CET, लेकिन साइड बाय साइड पढ़ लेते हैं, फिर उसके लिए टाइम भी दे देगा. हाँ लिखो बोर इफेक्ट. right shift of oxygen dissociation curve is due to high CO2 concentration, क्या high CO2 then high H plus concentration and high temperature. Second next side, right? Left shift of oxygen dissociation curve is due to low CO2 low H plus concentration and low temperature. So this is next point. ये लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. हाँ हाँ ड्राइंग के लिए करना है तो कर सकते हैं. वो सेपरेट फिर देखो कैसे करते हैं, उसी ग्राफ में सेपरेट करते थे. तो आप देखिए सेम ग्राफ में ड्रा करना है, अदरवाइज ऐसे. ये जो आप लोगों ने ड्रॉ किया हुआ सेंटर वाला है, बाकी और राइट और लेफ्ट शिफ्ट है. तो सेम डायग्राम में हाँ चलेगा, कोई बात नहीं. दूसरा कोई तो ये थोड़ा हम स्टेट बोर्ड भी साइड बाय साइड पढ़ लेते हैं, क्योंकि वापस टाइम नहीं मिलेगा और ये रिदम में हो जाता है.
तो आपको बोर्ड में या इसमें पूछ सकते हैं लोग, इसमें सीईटी बोर इफेक्ट, नॉट इन एनसीईआरटी, नीट के लिए नहीं। ये समझा ना सबको? लो CO2 मतलब लो CO2 एंड लो H प्लस, इसलिए क्या होता है हाई pH, मालूम है ना अपोजिट। और एक थोड़ा करेक्शन है, देखो इधर इन्होंने इधर कितना दिखा है 100% दिखा ना, ये कभी 100% नहीं होता है, कितना होता है मैक्सिमम 95 to 97, 100% कभी नहीं होता है, समझे ना? मतलब HBO2 100% कभी नहीं बनेगा, कितना बन सकता है 95 to 97% तक। We'll be done with the disorders maybe. डिसऑर्डर्स बाद में, नेक्स्ट इसमें इससे No, but ये लेक्चर में हो जाएगा। हाँ आज कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी बाकी खत्म हो गया, ज़्यादा नहीं, आज कंप्लीट करेंगे। चलो एक एग्जाम है ना आप लोग का, कभी है संडे? अरे वाह, अभी चैप्टर ज़्यादा कुछ बचा नहीं। चलो ओके, नेक्स्ट हो गया ना, बाकी है ओके ओके। हाँ ये क्या रहेगा बताओ, इधर ऐसे लिखा उन्होंने बॉडी टिश्यूज और ये लंग अल्वियोलाई, क्या मतलब रहेगा जरा सोचो। नहीं, हाँ ये क्या लिखा है जरा देखिए बताओ, प्रीवियस पॉइंट्स। हाँ 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 बराबर, नहीं 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 ये ऐसा क्या लिखा है जरा बताओ। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब जरा देखो ना प्रीवियस, जरा पॉइंट देखो। जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है हाँ, हाँ। वो alveoli में ज्यादा रहता है। देखो टिश्यूज में कितना है PO2 40 40, तो वही तो लिखा है इन्होंने, और अल्वियोलाई में 104 104, वही तो लिखा है, नहीं समझा? देखो वन सेकेंड, वो कौन सा टेबल था, क्या था नाम उसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हमने एक टेबल बनाया था ना, एटमॉस्फेयर अल्वियोलाई, उसमें PO2 PC, वो पे टेबल देखो उससे रिलेटेड है। तो देखो बॉडी टिश्यूज में कितना होता है PO2 40, तो यहाँ 40 तक उन्होंने एक लाइन डाली है, और ये अल्वियोलाई में 104 यानी अप्रोक्सीमेटली 100। ये टेबल का वैल्यूज लर्न करना पड़ेगा। यस यस, बाहर करना पूरा है, टेबल के जो वैल्यूज है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, अभी आपको डायरेक्टली पूछेंगे। डायरेक्टली, यस डायरेक्टली या थोड़ा इनडायरेक्टली भी आ सकता है, ये सब वैल्यूज बाहर चाहिए। और वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, वो सब ये फील्ड ही पता नहीं, मैंने पेपर नहीं देखा अभी मैम ने बनाया शायद, देखते हैं, हाँ भाई पता नहीं, पेपर देखा नहीं। ठीक है देखता हूँ मैं वही ओके चलो ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बहुत इजी है, देखो क्या है, व्हाट इज दिस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो शायद आपको मालूम रहेगा, है ना, क्या नहीं? हाँ, ठीक। बहुत सिंपल से यार, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन या फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 250 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। लिखो, affinity of hemoglobin for carbon monoxide is 250 times more than oxygen.
एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स, ये देखो क्या लिखा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट. कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, क्या कंबाइंस विथ, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन and forms carboxyhemoglobin. फिर उससे क्या होगा, लेस हीमोग्लोबिन अवेलेबल फॉर, तो बॉडी को क्या होगा, बॉडी कैनॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन. So less hemoglobin is available for transport of oxygen. Less hemoglobin is available for transport of oxygen. तो बताओ, पोल्यूटेड एयर में जाने के बाद हमें वीकनेस क्यों आता है? यस, तो पोल्यूटेड एयर मतलब क्या प्रेजेंट है, CO प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इट रिएक्ट्स विथ, फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस एंड देन वी सफर फ्रॉम वीकनेस. आपको मालूम है CO मोस्टली कहाँ से निकलता है, स्टोव बर्नर्स वगैरह. कोई बर्नर चल रहा है और पैक रूम है और फ्यू आवर्स तक एक चलते रहेगा और कोई अंदर गया, पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. इवन ऑटोमोबाइल, कोई एक गैरेज है, पैक गैरेज, और उसके अंदर कोई व्हीकल बहुत टाइम से चालू है, कार वगैरह से, उसमें कोई पर्सन जाता है, देन पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. गेटिंग, बस इतना ही. नेक्स्ट, अभी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, थोड़ा सा डिफरेंट. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना अभी, तो अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. Transport of CO2, carbon dioxide. In this, write first 70% of 70% of CO2 70% of CO2 is carried by sodium and potassium bicarbonates, present in blood plasma. पहले तीनों पार्ट लिखेंगे ना, बाद में एक्सप्लेन करेंगे. नियर अबाउट, ये देखो कितना है, 20 to 25% कैरिड बाय हीमोग्लोबिन. 20 to 25% CO2 is carried by hemoglobin. And 7% is dissolved in blood plasma. 7% CO2 dissolved in blood plasma. Now we will explain them in detail. What is first? First is 70% carried by sodium. लिखिए फर्स्ट वाला पॉइंट. Suppose this is blood capillary.
ओके फर्स्ट टेल वेयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2. बताइए CO2 बनता किधर है? The body tissue. टिश्यूज में. सपोज दीज आर द सेल्स और टिश्यूज. This CO2 is released in blood plasma, that is in capillary, and inside the blood what is present? Suppose this is RBC. तो ये CO2 पहले कहाँ जाता है? Inside the plasma and then it enters inside RBC and reacts with water. बताइए क्या बनेगा? Bicarbonate. नहीं, क्या बनेगा इससे? नहीं, कार्बोनिक एसिड. फॉर्मूला क्या है? H2CO3. Once again, CO2 is produced in the body cells, then it is released in the blood plasma, then enters in the RBC, reacts with water and produces carbonic acid. Right? This पहले लिखते हैं. ड्रॉ बाद में करो. लिखो CO2 is produced in फर्स्ट वाला 70% वाला लिख रहे हैं आप लोग. मतलब समझ में ना? 3 पॉइंट लिखा ना 70% वगैरह. तो पहला फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम 70%. दो ही लिखा था. दो तीन हो गया ना. 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा लिखा ना. एक मिनट. वो एक ही पॉइंट में लिखा है. अच्छा एक ही पॉइंट में लिखा. हाँ चलो कोई बात नहीं. तो 3 पार्ट हो गए ना. कौन सा फर्स्ट? 70%, 20 to 25 और उसमें से फर्स्ट पढ़ रहे कौन? 70%. कैरिड बाय क्या लिखा आप लोगों ने? सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा. वही पॉइंट पढ़ रहे हैं. हो गया ना? हाँ लिखो. CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी सेल्स. CO2 is produced in body cells during cellular respiration. मालूम है ना सबको? और रिएक्शन देखी थी ना हमने. कौन सी रिएक्शन दी? मतलब कौन सा? CO2 वाला रिएक्शन कौन सा? नहीं. वो CO2 कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 वाटर एंड 38 ATP एनर्जी. उसमें से CO2 अप राइट देयर. देन CO2 इज रिलीज्ड इनटू सिंपल वन वर्ड्स में लिखो चलेगा. देन CO2 इज रिलीज्ड इनटू blood capillary. Then it enters into RBC. Yes. Then it enters into RBC. And reacts with water. And produces carbonic acid. अब यहाँ सभी रिएक्शन रिवर्सिबल है. वो रिएक्शन लिखना है तो लिख दे. CO2 प्लस H2 लिख सकते हैं. और इसके लिए एक एंजाइम लगता है दैट इज कॉल्ड बोले क्या लिखा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. रिएक्शन लिखने के बाद लिखो एंजाइम रिक्वायर्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज. जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है एंजाइम. हाँ लिखो एंजाइम. दिस रिएक्शन रिक्वायर्स एंजाइम.
ये रिएक्शन CO2 प्लस H2। Then this bicarbonic acid splits into two ions H plus, फिर क्या बनेगा और इधर? हाँ, कौन सा आयन है? बाइकार्बोनेट राइट। तो वही रिएक्शन लिखो या कैसे लिखना है? सेंटेंस लिखना है। देखो मतलब H2CO3 स्प्लिट होता है दो आयन्स में। डायग्राम बाद में ड्रॉ कर सकते हैं, पहले रिएक्शन लिखो क्या? क्या समझ? वही सेम H2CO3 डैश क्या? H प्लस प्लस HCO3 माइनस। यस, रिवर्सिबल सभी रिएक्शन है। लिखो रिएक्शन नीचे। अच्छा लिखना है हमारी इसमें बहुत सिंपल। H प्लस प्लस सेम एंजाइम इधर आरबीसी क्या? आरबीसी के अंदर ही है। इट इज ऑल्सो इन आरबीसी। देखो डायग्राम में, डायग्राम बाद में ड्रॉ करना है क्योंकि और थोड़ा ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद दिस रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन किधर हो रही है? आरबीसी के अंदर ही है। नहीं बाद में करो, अभी थोड़ा बाकी है ना। तो ये प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? NaCl होता है, करेक्ट है ना? और NaCl कौन से फॉर्म में रहेगा? करेक्ट है। देन दिस बाइकार्बोनेट आयन कम्स आउट ऑफ आरबीसी एंड रिएक्ट्स विथ, फिर क्या बनेगा? कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब जो यहाँ सेल्स के अंदर जो CO2 बना था, अब किधर है? ये किधर है अभी? इधर है। अरे को समझ रहे क्या? वन सेकेंड, ये CO2 है किधर? सोडियम बाइकार्बोनेट में। लिखो कैसे लिखेंगे? रेड डाउन। बाइकार्बोनेट आयन कम्स आउट ऑफ आरबीसी and reacts with Na plus sodium ion to form sodium bicarbonate. I write this reaction. डायग्राम थोड़ा बाद में ड्रॉ करो, पहले रिएक्शन सेपरेट करो। क्या रहेगा रिएक्शन बताओ? हाँ, प्लस Na प्लस क्या बनेगा? NaCO3। रिवर्सिबल, सभी रिएक्शन रिवर्सिबल है। पोटेशियम के साथ भी सेम रिएक्ट। हाँ सेम होगा, बता दो ना। अगर इंस्टेड ऑफ Na प्लस इट रिएक्ट्स विथ K प्लस, क्या बनेगा फिर? मतलब क्या है? तो इसलिए तो आपने क्या लिखा था? देखो लाइन, 70% CO2 कैरिड बाय सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऐसे होता है। एक मिनट, किसको समझा नहीं क्या? वापस बताओ। सुनो, ये यहां तक समझा? हाँ, तो बाइकार्बोनेट निकला आरबीसी के बाहर और प्लाज्मा में कौन प्रेजेंट है? Na प्लस। सो ये दोनों रिएक्ट होते हैं, फिर क्या बनेगा? NaCO3। कहाँ है अभी? प्लाज्मा में है। हाँ, रिमोट है कि यहाँ से? कौन सा? फर्स्ट सेकेंड कौन सा बताओ?
हाँ हाँ ठीक, ओके। हाँ बताओ ये सब कहाँ होगा, ये सब कहाँ हो रहा है, यानी नियर टिश्यूज, देन इट इज कैरी टुवर्ड्स लंग्स। ये सब टिश्यूज के पास बना ना कौन, देन इट इज कैरी टुवर्ड्स, जैसे ही लंग्स में जाता है सभी रिएक्शंस रिवर्स होते हैं और क्या बनेगा, CO2, एंड दैट CO2 इज रिलीज आउटसाइड। अरे कुछ समझे क्या, बन सके, टिश्यूज के पास क्या हो रहा है, क्या बन गया, NaCO3, देन इट इज कैरी टुवर्ड्स लंग्स के सरफेस के बाद क्या होता है, सभी रिवर्सिबल और क्या बनेगा, एंड देन CO2 रिलीज, सिंपल। तो दैट्स व्हाई सीडी क्या लिखा था, 70% CO2 कैरिड बाय, लिखो बैठो, लिखो आगे नेक्स्ट लाइन। नहीं यही चल रहा है, ये अभी कहाँ तक जाएगा, नहीं ये अभी टिश्यूज के पास बना ना, फिर ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाके सभी रिएक्शन रिवर्स और क्या बनेगा, एंड दैट CO2 इज रिलीज थ्रू द लंग्स, ऐसे चलता है। देखो हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, sodium and potassium bicarbonate are carried towards lungs in lungs all reversible reactions take place, all reversible reactions take place and then CO2 is released. Now you can sketch this, अब ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो पॉइंट बाकी है, बताता हूँ। यस यस, अभी मतलब याद रहेगा आपको। डॉक्टर मतलब आपको स्टडी करते रहेंगे, याद रहेगा अच्छे से। लंग्स, यस, लंग्स के सरफेस मतलब लंग्स के पास जो कैपिलरी होते हैं तो वहां सब रिवर्स होते हैं और CO2 रिलीज होता है। नहीं एक मिनट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, एक मिनट ये छोड़ दो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, लंग्स में, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्प्लिट कहाँ होता है, टिश्यूज में। नहीं समझा, अरे बाप रे, एक मिनट, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन रिएक्ट होके क्या बनता है, वो कहाँ बनेगा, लंग्स के पास बनेगा, वही कहाँ तक जाएगा, टिश्यूज में जाने के बाद क्या होगा, स्प्लिट होगा ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, टिश्यूज में। सेम ही तो हो रहा है, टिश्यूज के पास क्या बन रहा है, फिर लंग्स के पास क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। लंग्स के पास मतलब लंग्स के पास जो ब्लड कैपिलरी है उधर वहां होता है, यानी सर प्लाज्मा में होता है ना। हम जो फूड लेते हैं, सुनो सुनो वन सेकंड, हम जो फूड लेते हैं, एक मिनट, ये NaCl कहाँ से आ गया, लिसन लिसन, NaCl कहाँ से आ गया, हम जो फूड लेते हैं उसमें से NaCl होता है, फिर वो प्लाज्मा में जाएगा और आयन के फॉर्म में स्प्लिट रहता है, कौन सा, Na प्लस और Cl माइनस, ये NaCl वो फूड से आता है। अरे क्या नमाज का टाइमिंग हो गया क्या, अरे आज जुम्मा है, आज चलो क्या चल रहा है, अरे एक ही लेक्चर है, रात में क्या करते हैं हम लोग, ऑनलाइन रहते हैं क्या,
पढ़ते दिखता नहीं, अच्छा ओके ठीक है ओके अच्छा ठीक है, 2 GB डेटा ऐसे खत्म होता है। चलो कम टू द पॉइंट, ओके हाँ ओके। सो बताओ वापस एक बार, चलो 1 सेकेंड। तो सेल्स में क्या बना है, एक मिनट, CO2, दैट CO2 इज रिलीज्ड इनटू, बोलो बोलो जरा, blood capillary, then it enters into RBC, reacts with and forms carbonic acid। फिर क्या होता है, it splits into ions, कौन से, bicarbonate comes out of, reacts with and forms, ये सब कहाँ हो रहा है, नियर टिश्यूज, then it is carried towards लंग्स के पास, क्या होगा फिर, ऑल रिवर्सिबल एंड देन CO2 इज रिलीज्ड, सिंपल ओके। इसमें और एक पॉइंट है, अब देखो इधर आरबीसी में, सुनो सुनो, ये बायकार्बोनेट अगर बाहर निकल जाता है, देन देयर इज आयोनिक इम्बैलेंस इनसाइड द आरबीसी, टू एडजस्ट दैट द Cl माइनस एंटर्स इन द आरबीसी, इट इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, और देखो और एक इंटरेस्टिंग नाम है, पढ़ो तो 11 बजे खा सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, चलो हैमबर्गर्स फेनोमेनॉन बोलते हैं, लिख दो। नेक्स्ट लाइन में क्लोराइड शिफ्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फेनोमेनॉन। समझ लगे, देखो क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फेनोमेनॉन। and write its meaning, इसका मीनिंग लिखो, राइट डाउन, ड्यू टू रिलीज ऑफ, ड्यू टू रिलीज ऑफ bicarbonate ion from RBC, ion from RBC, there is ionic imbalance in RBC, there is ionic imbalance in RBC. So Cl minus, that is chloride, so Cl minus enters into RBC, Cl minus enters into RBC from blood plasma. It is called chloride shift. It is called chloride shift or hamburger, तो लिखा है hamburgers phenomenon. Ask any question up to here, तो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा मतलब CO2 कैरी करने का थोड़ा सा वे अलग है। कुछ डाउट नहीं समझा सबको? चलो फिर सेकंड पॉइंट क्या है? हाँ लिखो भाई, 20 to 25%। देखो बहुत इजी है, 20 to 25% CO2 is carried by hemoglobin.
20 to 25% CO2 is carried by hemoglobin in the form of, देखो क्या लिखा है, पढ़ो, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो बताओ ये फॉर्मेशन ऑफ दिस कहाँ होगा, फॉर्मेशन किधर होगा, मतलब नहीं, एक मिनट, नहीं वैसे मतलब बॉडी में कहाँ होगा, नियर टिश्यूज, और ब्रेकडाउन कहाँ होगा, लंग्स, यानी HbO2 से उल्टा है। तो फॉर्मेशन ऑफ HbCO2 कहाँ होगा, और ब्रेकडाउन, देखो फैक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ, अभी देखो HbCO2 नहीं तो पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ HbCO2, मतलब ये बनने के लिए कौन से फैक्टर, तो बताओ PCO2 हाई लगेगा कि लो, हाई, किसके लिए, HbCO2 बनना है तो ये क्या लगेगा, हाई, लिखो फिर हाई PCO2, दो ही फैक्टर इधर, और दूसरा लो PO2। कुछ समझा सबको, मतलब ये बनने के लिए HbCO2 क्या चाहिए, हाई PCO2 और लो, वहां हमने उल्टा लिखा था, HbO2 के लिए बनने के लिए हाई PO2 और लो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोसिएशन, द ब्रेकडाउन, डिसोसिएशन ऑफ HbCO2, मतलब ये ब्रेकडाउन होने के लिए। अब तो बहुत सिंपल, क्या लिखना पड़ेगा, इसका बराबर अपोजिट, यस, देखो अब चैप्टर बहुत इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। ओके, चलो तो 2.3 वाला तो इजी है, उसमें लिखने की जरूरत है क्या है, नहीं वो नहीं, दो ही फैक्टर है, नहीं थर्ड, अभी 2 पॉइंट हो गए ना, 7% डिजॉल्व्ड इन प्लस प्लाज्मा, वो तो कोई नहीं। चलो नेक्स्ट, 100 ml ऑफ, निको नेक्स्ट लाइन में, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, ये 1-2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था, 100 ml ऑफ deoxygenated blood carries कितना है, 4 ml ऑफ CO2, ये नीट का क्वेश्चन है, इतना सिंपल भी आता है, 100 ml ऑफ deoxygenated blood CO2 carries 4 ml ऑफ CO2, बस कंप्लीट। ओपन द बुक, टेक्स्ट बुक है ना सबके पास, निकलो देख लो, तो रीड योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग वो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 CO2 दोनों देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जल्दी होगा चैप्टर आज, तो दूसरा शुरू करना है कि कैसे, रिवीजन, रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ज़्यादा 1-2-3 पॉइंट बचेगा नहीं, 2 पॉइंट। तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC, और बहुत कम क्वांटिटी में किधर, प्लाज्मा में, वेरी लेस। लिखा ना लाइन, कैटलिस्ट एंजाइम है ना,
सुनो सुनो एक मिनट, लिसन। एंजाइम होने में आपको व्हाट इज एंजाइम? कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट मतलब दे स्पीड अप द रिएक्शन, मतलब CO2 प्लस H2 से कार्बोनिक एसिड बनने की प्रोसेस फास्ट होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ, सब जगह एंजाइम का काम कैटलिस्ट होता है, बायो कैटलिस्ट कहते हैं एंजाइम्स को। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो डिफरेंट कैटलिस्ट, मतलब प्रॉपर कैटलिस्ट बोलते हैं, ये क्या है? एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट। नाम तो उनका सेम रहता है, फंक्शन सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। यस यस, इंक्रीज डिक्रीज रिएक्शन। या तो एंजाइम एक्शन इनहिबिट कर सकता है या प्रमोट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। चलो हो गया, पढ़ा सबने? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रेगुलेशन ऑफ, यस देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए बहुत इजी है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में फर्स्ट राइट व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, सबको मालूम है क्या? यस, मेडुला ऑब्लोंगेटा मालूम है ना? एंड इसके अंदर एक सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। लिखो, हेडिंग लिखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और उसमें फर्स्ट राइट मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और उसमें लिखो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसलिए मालूम है ना, मेडुला को हम क्या बोलते हैं? एनी इंजरी टू मेडुला कॉजेज सडन डेथ। क्यों? सभी इंपॉर्टेंट सेंटर वहाँ होते हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियक वगैरह वगैरह। ऐसा पढ़ेंगे हम उसी चैप्टर में, ब्रेन वाले चैप्टर में। दूसरा एक पार्ट है पॉन्स, नाम सुना क्या? पॉन्स वेरोली, हाँ बराबर, उसके अंदर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। लिखो, पॉन्स कंटेन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसे याद रखो प्लीज। समझ दिख रहा है ना? न्यूमो पी साइलेंट है, न्यूमोटैक्सिक। न्यूमो मतलब वही, न्यूमो फॉर पल्मोनरी, न्यूमो फॉर एयर एक्चुअली, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, लिखो आगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट्स, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को मॉडरेट करता है। नेक्स्ट लाइन में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नेक्स्ट और एक पॉइंट है, कीमोसेंसिटिव एरिया, ये भी प्रेजेंट होता है नियर इसके, किसके? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कीमोसेंसिटिव एरिया, लिखो बराबर, बाद में एक्सप्लेन करने वाले। कीमोसेंसिटिव एरिया is present near respiratory rhythm center। तो इसके पास होता है।
मेडुला में। एरिया और कहाँ होता है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पढ़ो क्या लिखा है? एवॉर्टिक आर्च, बराबर ना? नहीं एवोर्टा, और कहाँ है? व्हाट इज कैरोटिड आर्टरी? ये हुआ है। हाँ मतलब यस, इट सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन। हाँ उधर पल्स फील होते हैं, लेकिन ये सप्लाई कहाँ कर रहे हैं? ब्लड। तो इसके अंदर भी कौन सा एरिया होता है? लिखो कीमोसेंसिटिव में लिखो। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज मतलब कीमोसेंसिटिव एरिया। नहीं अभी उसी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। कीमोसेंसिटिव एरिया इज ऑल्सो, हाँ ये तो एक कट हो गई, सुनो मोस्टली डेथ की होती है नेक वगैरह काटने के बाद, ये कट होती है कौन? तो क्या होगा? बंद, फिर ब्रेन की डेथ एंड पर्सन डाइज। मोस्टली यही होता है, कट करते तभी, गला दबाते तब, तो फिर रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। ओके डोंट ट्राई। ओके ओके आ गया। ओके नेक्स्ट लिखो आगे। क्या लिखना है? हाँ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एवॉर्टिक आर्च। ये सब नीट के रिजल्ट के बाद रखो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ ओके इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एवॉर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। ऐसा कुछ मत करो, बहुत सारे ऑप्शंस है, डोंट टेक टेंशन। ओके कुछ तो हो जाएगा। एवॉर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। अब बताओ, रनिंग करने के बाद अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ता है कि कम होता है? क्यों? सोच के बताओ। ऑक्सीजन, बराबर ना? मसल्स को क्या चाहिए ज्यादा, इसलिए क्या बढ़ता है? रॉन्ग। यस, जब हम रनिंग करते हैं ड्यूरिंग एक्सर्शन, बॉडी में क्या बनती है? एनर्जी, और उस टाइम वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एंड H प्लस बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, एंड दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड दे स्टिमुलेट दिस एरिया। तो एक कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कौन करता है? नॉट O2, कौन स्टिमुलेट कर रहा है? CO2 एंड H प्लस। फिर क्या होता है? देन दे गिव सिग्नल टुवर्ड्स किधर, एंड देन इट गिव्स इम्पल्स टू, बताओ ये किसको ऑर्डर देगा? नहीं, रॉन्ग। सुनो वंस अगेन। ड्यूरिंग एक्सर्शन क्या होता है? CO2 H प्लस बढ़ता है ब्लड में, बिकॉज ऑफ दैट कौन स्टिमुलेट हो जाता है? एंड देन इट गिव्स मैसेज टू, फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसको मैसेज देगा? प्रॉपर बताओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो बोलो ना। इम्पल्स कहाँ जाएगा? नहीं नॉट हार्ट, नहीं यही CNS है, मेडुला CNS होंगे क्वेश्चन में ना। ये इम्पल्स किसको भेजेगा? प्रॉपर बताओ। हाँ बोलो, कोई तो बोला, किसने बोला? डायफ्राम। कि ब्रीदिंग कौन बढ़ाएगा? अल्वियोला थोड़ी बढ़ाते, कौन बढ़ाएगा? डायफ्राम। और कौन? और एक रह गया? नहीं लंग्स, लंग्स। हाँ डायफ्राम एक हो गया, और आगे? अरे हाँ हाँ तो बोलो ना, एक मिनट में। अभी सुनो, CO2 बढ़ गया तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा ना, तो काम कौन करेगा? डायरेक्ट तो डायफ्राम। तो ये मैसेज पहले कहाँ देना पड़ेगा? डायफ्राम को। और कौन है? नोज ने, नोज ने। ये लोग ये थोड़े खाली पैसेज है। हाँ हाँ देख के बताओ प्लीज। हाँ इंटरकॉस्टल मसल्स, नहीं भूल गए? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन देखो जरा, अरे भूल गए? वो हुआ था ना, हाँ वही। अरे अरे चलो चलो देखो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन डिस्टिंग्विश किया था आपने। हाँ तो सुनो, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इम्पल्स अल्वियोला लंग्स को नहीं भेजेगा, क्या फायदा उसका? नोज को नहीं भेजेगा, किसको भेजना है? मसल्स ऑफ डायफ्राम। एंड फिर क्या करेंगे वो? दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और उससे क्या होगा? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। तो अल्टीमेटली क्या होगा? CO2 रिलीज आउटसाइड, और उसके साथ अंदर कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो ये सेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव है? नॉट फॉर O2, इट इज सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H प्लस। लिखो
अब लिखते हैं कैसे फ्लो चार्ट, क्या कैसे सिंपल देखो कैसे फ्लो चार्ट में लिखो या सेंटेंस देखो, राइट डाउन देखो, हाँ देखो ना लिखो, ड्यूरिंग राइट डाउन ड्यूरिंग एक्सर्शन देखो कैसे एक्सर्शन होगा तो क्या होगा, हाँ ड्यूरिंग एक्सर्शन आगे क्या लिखेंगे, इंक्रीज राइट डाउन increase CO2 and H plus concentration in blood. देखो बराबर ड्यूरिंग एक्सर्शन, उसके बाद increased CO2 and H plus concentration in blood. उसके बाद क्या लिखेंगे, इट स्टिमुलेट्स कीमोसेंसिटिव एरिया, इसको पता चलेगा देन, हाँ यस इट गिव्स बराबर, इट सेंड्स इम्पल्स टुवर्ड्स, बाद में इम्पल्स कहाँ जाएंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इट सेंड्स इम्पल्स टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. Then it sends impulse towards yes diaphragm muscles and intercostal muscles. The muscles of diaphragm and intercostal muscles. आफ्टर दिस उसके बाद हाँ इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस. देन उसके बाद CO2 इज रिलीज्ड outside. Yeah, CO2 is released by expiration. और अल्टीमेटली क्या होगा, O2 is taken by inspiration. O2 is taken by inspiration. ऐसे चलता है. ये सब आपको बोर्ड में इसके आंसर्स लिखने हैं, सब लिखने के लिए भी आएंगे. ऐसे शॉर्ट नोट आ सकता है, एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन लाइक दिस. ओपन द बुक और देख लो, इधर एक छोटा पैराग्राफ है देखो. अच्छा हे निघालं ना होय, अच्छा बरोबर. अच्छा अजून टायमिंग झाला ना तिथं काय, हां हाँ ओपन द टेक्स्ट बुक और देख लो, एक छोटा पैराग्राफ है सेम लिखा. हाँ बताओ इसके आंसर सभी लोग.
डिफाइन वाइटल कैपेसिटी। maximum volume तो उसमें क्या क्या ऐड होता है? टीवी, ईआरवी, आईआरवी। ओके चलो नेक्स्ट, ये बताओ। नहीं उसको क्या बोलते हैं, जरा प्रॉपर पढ़ के बताओ। बोलो सब लोग। हाँ FRC आंसर है इसका। क्या किधर लिखना है तो लिख दो, याद रखो। सेकेंड वाले का आंसर। और इसका रेसिडुअल का क्या रहेगा? हाँ बोलो बराबर, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरिएशन, ऐसे यस। तो आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। सेकेंड का आंसर लिखो, है ना, बुक में किधर या सेपरेट लिखो कैसे भी। फर्स्ट तो समझ में ना सबको, फर्स्ट वाला। तो सेकेंड लिखो FRC। इसमें एक डिसऑर्डर का पॉइंट बाकी है, अभी लेते हैं थोड़ा। किधर सेपरेट लिख लेंगे बुक में? बुक में चलेगा। उसका आंसर क्या है? FRC कितना रहेगा, काउंट करके बताओ। हाँ मतलब कितना रहेगा क्वांटिटी? 3600 नहीं नहीं नहीं, ये FRC। यस राइट, करेक्ट 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 करेक्ट। समझे ना, सेकंड का आंसर FRC। ओके, अरे को समझे क्या? चलो फिर आगे, थर्ड क्या है? हाँ इसका आंसर कौन बताएगा? ये आप लिख सकते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन का थर्ड का आंसर लिख दो ना नोटबुक में। थर्ड का आंसर हाँ लिख दो, जो थोड़ा सा लिखो ना। अभी समझो क्वेश्चन आया 2 मार्क के लिए वगैरह, कैसे लिख सकते? due to high difference in concentration हाँ तो क्या आंसर रहेगा बताओ? अल्वियोलर रीजन में क्यों हो रहा है? बिकॉज वहां क्या प्रेजेंट है? प्रेशर ग्रेडियंट है। कितना होता है प्रेशर ग्रेडियंट? देखिए बताओ। अरे पढ़ो पढ़ो, यही सब रहेगा एग्जाम में, और क्या रहेगा। अब एक एक चैप्टर ऐड हो रहा है तो लोड हो रहा है ना, आ जाओ। pressure gradient any difference ना? हाँ डिफरेंस कितना है मतलब? O2 का कितना है? 1042 to 40 है, और CO2 का 45 to 40 है। यही वो तो एक। tissues में आता है, वो exchange में कैसे? हाँ पहले capillaries में आता है फिर tissues में। नहीं नहीं नहीं, ये अल्वियोलर रीजन में भी है ना। अल्वियोलर रीजन में प्रेशर ग्रेडियंट है ना O2 का 104 से 40 की तरफ जा रहा है, नहीं समझो? 104 से 40 में जा रहा है। Okay. हाँ। और CO2 45 से, तो प्रेशर ग्रेडियंट बना। दूसरा रीजन क्या रहेगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अल्वियोलर रीजन में हो रहे हैं, बाकी किसी रेस्पिरेटरी पार्ट में नहीं होते, ट्रैकिया वगैरह में नहीं होते। ये पूछ रहे हो लोग। अरे कुछ समझे क्या? एक मिनट। गैस का एक्सचेंज खाली कहाँ होता है? अल्वियोला है, बाकी किधर भी नहीं होता है। मतलब नो, वही ना, मतलब अल्वियोलाई में ही हो रहा है ना, अल्वियोलाई से कैपिलरी में, तो उधर ही क्यों हो रहा है बोल रहे हो? हाँ कैपिलरीज तो है, और कैपिलरी तो सब जगह है ना, नोज में भी है। डिफरेंस प्रेशर। और क्या रहेगा रीजन? प्रेशर ग्रेडियंट एक डिफरेंस है। दूसरा क्या रीजन रहेगा? सेकंड रीजन बताओ। अरे वाह सब देख के बताओ। अरे समझो क्वेश्चन का मीनिंग समझे क्या? मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस खाली अल्वियोलाई में होता है, बाकी नोज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स में नहीं होता है। क्यों? दैट इज क्वेश्चन। सोल्युबिलिटी तो है ही, वो तो थिकनेस, मतलब इसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज वेरी थिन। कितना होता है थिन? लेस देन 1 मिलीमीटर, वेरी लेस देन 1 मिलीमीटर, ऐसे लिखा है। और तीसरा क्या रहेगा? थर्ड रीजन क्या रहेगा? सोल्युबिलिटी तो है, और नहीं। थर्ड रीजन क्या रहेगा? यहाँ डिफ्यूजन तो ये हो रहा है ना, प्रेशर ग्रेडियंट है तो डिफ्यूजन तो लिखा ही है इधर क्वेश्चन में। तीसरा रीजन क्या रहेगा? जरा सोच के बताओ। प्रेशर तो बोला ना, फर्स्ट पॉइंट प्रेशर ही है। फर्स्ट प्रेशर हो गया, दूसरा सेकंड क्या हो गया? थिन होता है मेम्ब्रेन। और थर्ड पॉइंट एनीवन? सोल्युबिलिटी से रिलेटेड ही है। लंग सरफेस और अल्वियोलर ऑलवेज मॉइस्ट।
क्यों? तभी तो डिजॉल्व होगा ना. तो द सरफेस इज मॉइस्ट, ये थर्ड रीजन है. तो दीज आर द 3 रीजंस बिहाइंड दिस. लिखना है तो लिखो. अभी जैसे एक एक चैप्टर बढ़ रहा है तो गड़बड़ हो रही है ना. चलो ठीक है, अभी मजा आने वाला है नेक्स्ट बार. ओके. तो थर्ड का आंसर कैसे लिखेंगे बताओ. पहले क्या रहेगा? देयर इज प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? थिन. दैट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, या alveolar membrane is very thin and the surface is moist to dissolve gases. ऐसे लिख सकते. alveolar membrane is thin. Moist. हाँ, alveolar membrane is moist for solubility of gases. ओके, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया ना. हाँ लिखो. ओके नेक्स्ट हो गया ना. फोर्थ क्वेश्चन अभी हुआ है राइट. नेक्स्ट. ये तो फिफ्थ वाला बहुत इजी है. बताओ. फिफ्थ ट्रांसपोर्ट तो हो गया अभी. फिफ्थ का आंसर एटमॉस्फेरिक एयर में क्या रहेगा? PO2 क्या होता है? हायर. तो किधर ऑप्शन? हाँ वही. चलो नेक्स्ट. प्रोसेस ऑफ ऑलरेडी स्टडीड. कहाँ हुआ है कि नहीं? So we have to write the यस पूरा एंटायर इंस्पिरेशन का पूरा लिखना है. देखो जरा डिस्टिंग्विश. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किया था ना, तो पूरा इंस्पिरेशन में जो लिखा है वो 6 का आंसर रहेगा. डिस्टिंग्विश में जो इंस्पिरेशन में है वो सब यहाँ लिखना है. ओके नेक्स्ट इज किधर गया? हाँ रेस्पिरेशन रेगुलेटर अभी होगा. नेक्स्ट. we have to write the whole exertion part. हाँ एक्सर्शन यस. देन ये बताओ. व्हाट इज इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? कौन बताएगा? Okay, when PCO2 is low, the हाँ. formation of If PCO2 is low, there is formation of, oxyhemoglobin, and if PCO2 high, dissociation. of oxygen. दूसरे वर्ड्स में PCO2 causes right and left shift of ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. अगर हाई PCO2 होता है तो कौन सी साइड में जाता है? देखिए बताओ. अभी हुआ है राइट में, और लो है तो ये उसका आंसर है. हाँ ये बताओ अभी. व्हाट हैपेंस टू द Exertion. हाँ नहीं और क्या? इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. हिली रीजन्स में जा रहे हैं आप तो क्या होगा? हिमालयन रीजन्स में. यस. PO2 इज लो तो उससे क्या होगा? Formation of
तो सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो, थोड़ा सा और। The diffusion of gas. वो ग्राफ में लिखा था ना, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज? डिक्रीज। बिकॉज ऑफ दैट बॉडी विल नॉट गेट सफिशिएंट एंड देन वी सफोकेट, या ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? ये लिखना है इसमें, याद रहेगा क्या? चलो नेक्स्ट आइए, बताओ ये कौन बताएगा? इंसेक्ट में क्या होता है, देखिए बताओ। वाई? हाँ यस राइट, ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकिया बोलते हैं उसको। ट्रैकियल क्या लिखा है तुम्हारे बुक में? यस, विथ स्पायरेकल। व्हाट इज स्पायरेकल? ये भी मैंने बताया था। हाँ, तो इंसेक्ट में क्या लिखना है? ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पायरेकल्स, ये उसका आंसर है। क्या नोट करना है तो करो या याद रखो। मेनली आप लोग ट्रैकियल ट्यूब्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना, ये हो गया ना पॉइंट, डिसोसिएशन करो। अरे वो है ना, चलो नेक्स्ट। हाँ, डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वी प्लॉट द ग्राफ, किसके अगेंस्ट किसका? अरे देख के बता। इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ Saturation of with respect to, pressure. then we get S shape curve, that is called as, Sigmoid curve. वही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। समझा डेफिनेशन? नेक्स्ट, उसके बाद और क्या लिखा है? सिग्मोइड पैटर्न क्यों है, ये तो आपने देखा है। देख के बताओ, ग्राफ देख के बताओ, व्हाई इट इज सिग्मोइड। हाँ, लेकिन क्यों है ऐसा, एस शेप क्यों बना है? तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? एज PO2 इंक्रीजेस, saturation of hemoglobin with oxygen, but up to certain, after that it becomes stable, so that's why it becomes sigmoid, ये उसका रीजन है। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइपोक्सिया? लिख दो इसका मतलब, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलना मतलब हाइपोक्सिया। और आगे क्या लिखा है? डिस्कस विद फ्रेंड। फ्रेंड सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा, अच्छा ठीक है। तो लिखो, राइट अबाउट हाइपोक्सिया। हाँ, तो इसके रीजंस बताओ ना जरा मुझे, हाइपोक्सिया क्यों हो सकता है? Exertion. यस, हिली एरियाज में एक रीजन Exertion. एक्सर्शन। हाँ ठीक है, मतलब बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। और अस्थमा में, यानी ब्रीदिंग न्यूमोनिया, अस्थमा है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। लिखना तो लिखो, बताता हूँ एक, लिखो कॉजेस ऑफ हाइपोक्सिया, बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें। कॉजेस ऑफ हाइपोक्सिया, सबको समझ ना आंसर्स? हाँ, हाँ एक एक लिखो। हाई अल्टीट्यूड यानी हिली एरियाज में, हाई अल्टीट्यूड और हिली एरिया। सेकेंड बोलो एक। Physical exertion. हाँ, एक्सर्शन भी हो सकता है, यस। लॉन्ग मैराथन वगैरह भाग रहे तो। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक न्यूमोनिया, अस्थमा। बस हो गए? ये सब क्या है, किसकी वजह से? बहुत सारे। बता रहे हो, बस हो गया। नहीं मतलब पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या रहेगा? और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो भी हो सकता Less है। concentration of O2 in the atmosphere. हाँ, वही हिली एरियाज में आ गया, हाई एल्टीट्यूड में। या हाँ, एक लिखो ना मेन। सिटी में वगैरह अगर हाँ, polluted पल्यूटेड एयर लिखो। Exactly. यस, एक इंपॉर्टेंट रीजन लिखो, पल्यूटेड एयर।
पॉल्यूटेड एयर मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो पॉल्यूटेड एयर से होता है, पॉइजनिंग। एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। हाँ, स्मोकिंग तो डिसऑर्डर में आ गया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में स्मोकिंग आ गया सब। Sorry, what's the recent competition? ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। ठीक है, बस। नेक्स्ट अभी डिस्टिंग्विश, ये तो बहुत इजी है, बताओ क्या रहेगा। IRV, ERV इजी। व्हाट इज IRV? मतलब Residual volume. हाँ, एडिशनल एयर टेकन बाय ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और ERV फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उसकी वैल्यूज वगैरह। ये तो इजी है, खाली उसमें क्या ऐड करना है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब IRV प्लस TV, और इधर ERV प्लस TV। वाइटल और ये तो इजी है। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? IRV, ERV और TV, और इधर सबके साथ और ER करना है, RV। वन सेकेंड, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होना है? TV, IRV, ERV और RV, ये सब मिला के क्या याद है ना? देखो ना थोड़ा वैल्यूज वगैरह देखो। देन व्हाट इज, हाँ देखो वैल्यूज बात सब याद है ना? क्या अरे पहले पर सुन रहे क्या? नेक्स्ट, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? ठीक है, बताओ। इंस्पायर्ड और ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। और इसका आंसर ढूंढो सब लोग इन 1 आवर। टाइडल वॉल्यूम कितना हो, काउंट करके बताओ। 36,000. जो भी, हाँ निकालो, यस बराबर। पर मिनट कितना है? पर मिनट, तो इनटू मल्टीप्लाइड बाय 60। So it will be, sorry, 3,60,000. ये जो भी है, जो भी आंसर है, यस यस, उसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो पर आ रहेगा। What do you mean मेरे लिखे? चलो और एक पता है इसका आंसर, बहुत इजी है। हाँ, व्हाट इज आंसर ऑफ फर्स्ट? बहुत सिंपल, डायफ्राम। नेक, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इसका आंसर कौन बताएगा? देखते हैं, प्रॉपर सोच के बताओ। अल्वियोलाई से आरबीसी में जाने तक कितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके जाना पड़ता है ऑक्सीजन को? कौन से? जो लोग 3 बता रहे तो बताओ कैसे? बेसमेंट। नहीं नहीं, वो तो रॉन्ग हो गया। आंसर 3 है, नहीं है पर। नहीं, जो भी है जरा ढूंढो ना, ट्राई करो, देखते हैं कौन। अच्छा एवरेज लग रहा है। हाँ बोलो सब लोग, ट्राई बताओ कैसे आ गया आंसर? बेसमेंट नहीं, बेसमेंट ये सुनो सुनो, क्या लिखा है इधर? एक मिनट क्या लिखा है? नंबर ऑफ प्लाज्मा। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो आगे फिर तो सोच के बताओ वापस। थोड़ा अगेन रीड द क्वेश्चन एंड टेल। कौन से बताओ, जो भी आंसर है एक्सप्लेन करना है। हाँ हाँ, आरबीसी बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो कितना आ गया आंसर?
3, ये alveoli हो गया, राइट? तो alveoli का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद Blood capillary. उसके अराउंड ब्लड कैपिलरी है, तो ये ब्लड कैपिलरी हो गया, इसका एंडोथेलियम। और फिर उसके बाद अंदर कौन है आगे? आरबीसी भी है ना, तो इसको क्रॉस करके ऐसे जाएगा। तो कौन कौन? स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आप पढ़ो क्वेश्चन। अल्वियोलाई तो क्या लिखा है, लिख दो फिर उसका आंसर। 3 कितना मेंशन करो, कितना लिखना है तो, और 3 कौन से मेम्ब्रेन है वो लिख दो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं, ये स्टेट बोर्ड का है। अरे पुढे गेला बोलो की। थर्ड क्या बोले? नहीं, इसका लिखा है मैंने, याद रहेगा। अच्छा ठीक, चलो फिर नेक्स्ट। हाँ आगे बताओ, थर्ड का क्या है? लैरिंग्स। ओके, ये समझा सबको? नेक्स्ट बताओ। पढ़ो पढ़ो अच्छे से, अरे क्वेश्चन तो पढ़ो बराबर, बोलो सब लोग। IRV, तीसरा आंसर बराबर है। ओके नेक्स्ट। हाँ उसके बाद वेरी इजी, डायफ्राम। यस नेक्स्ट, ये ना थोड़ा सा एडिशनल है, ये मालूम है किसी को? साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस बोलते हैं, याद है? अच्छा ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे बताओ। रीड ऑप्शन केयरफुली, एक दो डिसाइड करो। आंसर क्या है? सोचो वापस एक बार कॉन्फिडेंटली। बटरफ्लाई। इंसेक्ट, इंसेक्ट है ना? इंसेक्ट में कौन सा होता है? इंसेक्ट में ओपन, अर्थवर्म में क्लोज्ड होता है। चलो नेक्स्ट। हाँ ये तो इजी है। एक मिनट कौन है इधर? एक मिनट, स्टैंड अप खड़े जाओ। हाँ बोलो व्हाट इज, और उधर बैठो, इधर आके बैठो, चलो जल्दी। और इसका आंसर बताओ, डायबिटीज का। अरे टाइम पास कर रहे हो। हाँ हाँ नहीं दिख रहा है। अरे हुआ है, नहीं हुआ है डायबिटीज? बोलो क्या? WBCs come out of capillary, that is called diabetes। तो क्या आंसर रहेगा? हाँ जस्ट पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहेगा? अमीबा। लंग्स बर्ड, एक्सटर्नल गिल्स सैलामेंडर, इंटरनल गिल्स और ट्रैकिया। इसमें फर्स्ट नहीं, हाँ ट्रैकिया शुड नॉट बी कोलैप्स। नेक्स्ट, इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट। ये थोड़ा छोड़ो क्वेश्चन, ये हम एनिमल किंगडम में पता चलेगा। ओके आगे, ये तो अभी हुआ, ये अभी हुआ। हाँ हाँ ये फोर्थ एपिग्लॉटिस। हाँ टेल, फोर्थ में फर्स्ट। The vestibule of the nose contains hair which filters. हाँ हेयर विच फिल्टर्स हेयर, और दो तीन रीजन है। वॉर्म्स द एयर, कौन करता है? कौन सा पार्ट? No, the vestibule is the lower part. देखे बताओ सामने ड्रो। Respiratory part. वॉर्म एयर, कौन सा पार्ट? नहीं, रेस्पिरेटरी पार्ट। और क्या करता है? वॉर्म एंड मॉइस्ट, दैट्स व्हाई। हाँ सेकेंड, The B one.
हाँ, और करेक्ट क्या करना है? मॉइस्ट। हाँ, ये जरा बताओ, जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं नहीं, प्रॉपर पढ़ो। ये फर्स्ट ये सोचो जरा। Is it there in the respiratory volume? रेस्पिरेटरी मूवमेंट का है, मूवमेंट नहीं नहीं, मतलब इसको क्या बोलेंगे आप लोग? स्नीजिंग है। What? देखो How? देखो, Spasm. स्पास्मोडिक मतलब ऐसे फोर्सफुल, नहीं समझा? मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट है तो क्या है? फर्स्ट स्नीजिंग है, स्नीजिंग। तो सेकंड बताओ क्या रहेगा? Yawning. सोचो, Yawning. यॉर्निंग या हिकअप्स। अरे कुछ समझ रहे क्या? चलो नेक्स्ट, बाकी तो इजी है सब, वगैरह हो गया। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन फिफ्थ फर्स्ट, ये तो मालूम है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर कौन से बताओ? H plus concentration. नहीं ब्लड प्रेशर अरे that Solubility of ना, sodium ion. मतलब इन शॉर्ट विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। और क्या रहेगा? बहुत सारे फैक्टर्स सीखे थे हमने। यस, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके बाद आर्टरियोस्क्लेरोसिस। अरे बहुत सारे फैक्टर थे ना, और क्या है? एडिक्शन वगैरह, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कार्डियक आउटपुट। अरे सब भूल गए आप लोग? अरे क्या चल रहा है? चलो क्वेश्चन फिफ्थ में फर्स्ट, flows in a specific part. नहीं इसका आंसर रीजन क्या रहेगा? हाँ, ब्लड Does not get mixed into. नहीं, वो तो अलग है। और क्या रहेगा? मिक्स वाला पार्ट अलग है। इधर ये क्लोज ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? It's unidirectional. Overall blood pressure is more in low. अब वाटर हम ट्यूब से लेके जा रहे हैं और ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो दोनों में बेटर कौन है? ट्यूब वाला। क्यों? मोर प्रिसाइज रहेगा और प्रॉपर जाएगा फ्लो, दैट्स व्हाई इट इज मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट, ये तो हो गया है। ये इम्यूनो सप्रेशन वाला छोड़ दो, बाद में आएगा। आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, व्हाई? Blood pressure is more. हाँ, ये तो हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया सब है। हाँ, अब ये क्वेश्चन पढ़ना है, इंट्रिंसिक हो गया। चलो हाँ, इस विधा का देखो प्रॉब्लम क्या है। चलो अभी लॉन्ग आंसर पे देखो फर्स्ट। ट्रीटेड क्या है? सप्लाई ऑफ वही ऑक्सीजन देना है। नेक्स्ट, श्रेयस का प्रॉब्लम देखो क्या है? पढ़ो आगे। ये थोड़ा हुआ नहीं शायद आपको? इट इज, हाँ बोला Concentration of oxygen क्या is रहेगा? very अस्थमा। less. इट इज नथिंग बट अस्थमा। चलो नेक्स्ट, अभी आएगा ये। इट्स आंसर थर्ड। Because blood pressure is more in arteries. Yes, and when ventricles contract, there is pulsation in the artery, and that is not in the vein. Next, हाँ ये सब फाइंड आउट करके बताओ इसका आंसर। कैलकुलेट करके बताना है सबको। ऐसे ऐसे देखे नहीं होता है। अरे देखा ना, ऐसे देख के थोड़ी होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राउंड फिगर बताओ, पॉइंट में नहीं आया तो चलेगा, कोई बात नहीं।
तो सबसे आंसर चाहिए। जो भी आंसर निकालो ना। अरे ऐसे आते क्वेश्चंस, नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपको 2 वैल्यूज देंगे, तीसरा पूछेंगे। हाँ हाँ, बाकी इधर आंसर डिवाइड करना है मतलब कितना है आंसर? हाँ कितना? ए नहीं नहीं, कल रॉन्ग हो गया। 80.83 इधर हाँ, डिवाइड करना था मतलब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अरे फॉर्मूला क्या है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो इधर दिया क्या है? तो फाइंड आउट क्या करना है? तो डिवाइड करना पड़ेगा। कितना कितना गया आंसर? हाँ 80.88, चलो 80 राउंड फिगर। ओके नेक्स्ट। हाँ ये बताओ आंसर, ये तो वही इजी। फिफ्थ पल्मोनरी वेन, राइट, पल्मोनरी वेन। इवन एवोर्डर, एक्चुअली डबल आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, ये तो हमने पूरा ग्राफ में देखा है, क्या है ना? 0.1 एटिल सिस्टोल, उसके बाद ये सब हो। हाँ हाउ इज, इसका आंसर क्या रहेगा? वॉल्स नहीं, यहाँ ऐसे वो वॉल्स भी है, और अपनी जो काफ मसल्स होते हैं दे फंक्शन लाइक अ सेकेंड हार्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को ऊपर पुश करते हैं। तो इसका आंसर है। इवन वॉल्स भी होते हैं, तो ऐसे बहुत से है ना। काफ मसल्स को पेरिफेरल हार्ट या सेकेंड हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है, कंप्लीट। लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज लिक्विडिंग respiratory disorders, yeah, disorders of respiratory system. हाँ ये एंड स्टार्ट राइटिंग, ये लिख दो, तुम्हारा एक्सप्लेन करना है। तो डिसऑर्डर, सिम्टम, कॉजेस और ट्रीटमेंट, इतना लिखो, फिर आगे। इतना लिखो फिर आगे और थोड़े हाँ हाँ, ये सब आपको शॉर्ट नोट के लिए आता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन एम्फीसीमा, ऐसे आएगा क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। सर इसका प्रिंट आउट लेके बाद में वापस चेक नहीं नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं दिया है, सो नीट के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन ये आपको प्रिंट आउट लेके देखो कैसे करना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन याद रखो, एक्सप्लेन करो, चलेगा, ठीक है ठीक है। हाँ व्हाट इज फर्स्ट, क्या है? हाँ सुनो, व्हाट इज फर्स्ट? एम्फीसीमा क्या होता है इसमें? और ये स्मोकिंग में वगैरह ऐसे होता है, ब्रेकडाउन ऑफ अल्वियोला है, तो क्या होगा? ब्रेकडाउन यानी वो डैमेज होता है, डैमेज होता है। अल्वियोला डैमेज होगा तो क्या होगा? एक्सचेंज एक्सचेंज नहीं होगा, एंड पर्सन विल सफर फ्रॉम वही हाइपोक्सिया वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। देखो कॉजेस क्या है, एंड तो ट्रीटमेंट अवॉइड पोल्यूटेड इट इज नॉट पॉसिबल। और ऑक्सीजन देना है, क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, समझा फर्स्ट? अरे समझा क्या? चलो फिर आगे, नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकाइटिस मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? नाम में है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। एंड व्हाट इज क्रॉनिक? फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से है, मेनी मंथ से वगैरह है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिक। एंड व्हाट इज एक्यूट? शॉर्ट टाइम पीरियड, फ्यू डेज में। अरे को समझा? तो कफिंग अगर बहुत दिनों से है तो क्रॉनिक, शॉर्ट टाइम के लिए तो एक्यूट। तो व्हाट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस?
बहुत दिनों से इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई का, देखो क्या है रीजन, या उसमें होता क्या सिम्टम, सेम रीजन यहाँ ही है, कौन, नियर अबाउट सेम, समझा। चलो आगे। हाँ, अब एक्यूट जब रहता है तो रीजन होता है बैक्टीरियन वायरसेस। तो ये देखो इन्फ्लेमेशन और येलो कलर, और रीजन देखो क्या है, और तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स। तो ट्रीटमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक्स, देन कफ मेडिसिन वगैरह, वेपराइजर, वो स्टीम वगैरह लेते हैं। कुछ समझा। चलो फिर नेक्स्ट, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखना है क्या, हाँ लिखना है तो लिखो। मतलब एग्जाम में तो क्या करना है? नहीं, किसको लिखना है या मीनिंग याद रखना तो लिख सकते हैं। अरे it will be on need based ना, टेक्स्ट बुक से ही है। टेक्स्ट बुक में तीन ही है बस, हाँ। अस्थमा है, ये एम्फिसमा है और वो occupational respiratory। तो ये तो लिखो पहला, ये काम करो, फिर जो नीट वाला है वो तो लिखो, एक एमपी सीमा तो लिखो। राइट, फर्स्ट एमपी सीमा वो लिख दो सर, वो एनसीईआरटी भी है। चलो नेक्स्ट, ये तो देखते हैं कौन सा है, ये क्या है, व्हाट इज साइनस। हाँ, अपने स्कल के बोन्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ होता है फ्रंटल, जो अपने फोरहेड में होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल, अपने अपर जॉ में होता है उसको बोलते हैं मैग्जिला, और ये बोन्स इंटरनली हॉलो होते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज साइनस, और उसका इन्फेक्शन मतलब साइनोसाइटिस। लिखना है तो लिखो इसका मतलब, व्हाट इज साइनस, इट इज कैविटी प्रेजेंट इन साइनस का मीनिंग लिखो, it is cavity present in skull bones, skull bones, skull bones like कौन से, frontal, maxilla etc. फ्रंटल कहाँ होता है, फोरहेड में, फ्रंटल बोन कहाँ प्रेजेंट है, फोरहेड, और मैग्जिला कहाँ होता है, अपर जॉ। एंड इन्फेक्शन ऑफ साइनस इज कॉल्ड, हाँ तो कॉज क्या रहेगा, सेम क्या है, और कोई म्यूकस वगैरह, देन ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स देने, डीकंजेस्टेंट वगैरह। डीकंजेस्टेंट मतलब विच प्रिवेंट्स कंजेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस जो जमा हो रहा है उसको कम करता है, दैट इज कॉल्ड एज डीकंजेस्टेंट। अब जो कफ सिरप वगैरह लेते हैं मोस्टली क्या रहते हैं, डीकंजेस्टेंट होते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, नाम में है क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो मोस्टली किससे होता है, बैक्टीरिया वायरसेस, और इसमें क्या होगा, सोर थ्रोट, होर्सनेस ऑफ वॉइस, देन म्यूकस और कफ, ये सब किस में होता है, लैरिंजाइटिस में। ट्रीटमेंट अगेन सेम क्या रहेगा, एंटीबायोटिक्स, वॉइस रेस्ट वगैरह। If your larynx is swollen, does it show? स्वेलिंग नहीं, बाहर नहीं दिखता है, लैरिंजाइटिस का स्वेलिंग हमें बाहर नहीं दिखेगा, बिकॉज ये कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज स्वेल नहीं होता, अंदर से स्वेल होता है, यस, अंदर से जो स्कोपी करेंगे, लैरिंगोस्कोपी तो दिखता है। तो ईएनटी जो स्पेशलिस्ट रहता है उनके पास लैरिंगोस्कोप होता है, तो वहाँ से अंदर डालते तो दिखता है। हाँ हो गया लैरिंजाइटिस। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ये तीनों लिखना है सबको, बिकॉज ये निमोनिया हमें 12th में है और ये दोनों तो अभी है, याद है ना, आपकी बुक में दोनों है, कौन, अस्थमा और ये।
और निमोनिया में 12th में तो यहाँ सब लिख दो, प्रैक्टिस तीनों भी लिख दो, इनको एक्सप्लेन करेंगे। निमोनिया क्या? निमोनिया किडनी पे प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, निमोनिया लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वियोल है, वो तो डिफरेंट, मतलब वहाँ से इन्फेक्शन भी फैल सकता है सब जगह, लेकिन बेसिकली निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वियोल है। ये तीनों भी लिखो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके, लिखे चलो। हाँ, व्हाट इज फर्स्ट, क्या लिखा बताओ? फर्स्ट क्या लिखा है? अरे सुनो, निमोनिया। व्हाट इज निमोनिया? इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वियोलाई। और लंग, मतलब लंग किससे बने? अरे तो इन करेक्ट करो, इधर लिखना है तो लिखो, लंग्स में लिखो ब्रैकेट में अल्वियोलाई। एक्चुअली अल्वियोलाई के इन्फ्लेमेशन को निमोनिया बोलते हैं। जो लंग्स लिखा ना उसके ब्रैकेट में लिखो अल्वियोलाई। और कॉजेस क्या है? बैक्टीरियन वायरस। तो बताओ, किसी पर्सन को अगर निमोनिया है तो क्या सिम्टम हो सकते हैं? यस, समटाइम्स ब्लड इन, और कफ कई बार येलोइश और ग्रीनिश कलर का निकलता है। इवन चेस्ट पेन होती है, हाई फीवर, दैट इज नथिंग बट द सिम्टम। इवन ब्रेथलेसनेस, क्यों बताओ वाई ब्रेथलेस? अल्वियोलाई का इन्फेक्शन होता क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होता है। एंड समटाइम्स नेल्स, लिप्स या स्किन ब्लूइश कलर की बनती है, क्यों बताओ? हाँ बोलो हाँ, क्यों बताओ? नहीं मतलब बॉडी को क्या नहीं मिलेगा, और CO2 नहीं निकलेगा, तो CO2 कहाँ एक्यूमुलेट होगा, और फिर क्या बनेगा? ब्लूइश कलर। इवन स्वेटिंग, ये स्वेटिंग तो बिकॉज ऑफ फीवर है। चलो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? एंटीबायोटिक्स। एंड मोस्टली निमोनिया में एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज पर्सन कैन डाई विदाउट ट्रीटमेंट, या डेथ हो सकते हैं। निमोनिया मोस्टली चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज, इट इज फेटल, डेथ हो सकते हैं। सो एडमिट करना बहुत बेटर रहता है। ओके चलो नेक्स्ट इज अस्थमा। हाँ, एडमिट करना मतलब, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एडमिट क्यों करते हैं? एंटीबायोटिक्स हम वाया सलाइन देते हैं, सलाइन थ्रू देते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं उसका असर नहीं होता है, IV थ्रू देना पड़ता है, इसलिए एडमिट करना पड़ता है। 4-5 डेज वगैरह में क्लियर होता है। चलो नेक्स्ट इज अस्थमा। व्हाट इज अस्थमा, कौन बताएगा? हाँ, ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उनका डायमीटर समझो इतना है, वो रिड्यूस होकर छोटा हो जाता है। सो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल इज नथिंग बट कॉल्ड एज अस्थमा। तो बताओ इसमें क्या हो सकता है इस केस में? हाँ, म्यूकस, अंदर से म्यूकस लाइनिंग हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो डायमीटर कम हो गया, क्या होगा फिर उससे? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, गलत है। सुनो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इंस्पिरेशन बिकॉज इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। देयर इज प्रॉब्लम इन एक्सपिरेशन, फिर क्या होगा? CO2 बाहर ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा? CO2 एक्यूमुलेट होगा किधर? बॉडी में और ब्लड में। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन सफोकेट्स फॉर द एयर, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज। तो अस्थमा में होता क्या है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का डायमीटर कम, बिकॉज ऑफ दैट इंस्पिरेशन नॉर्मल, बट व्हाट इज अफेक्टेड? एक्सपिरेशन। तो CO2 वाली एयर बाहर ही नहीं जाती है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ब्रोंकोडायलेटर। वो जो इनहेलर हो क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर, नाम भी है, क्या करता होगा ये? तो उससे क्या होगा? एक्सपिरेशन फिर नॉर्मल हो जाता है। अंडरस्टूड? मोस्ट कॉज है इसका एलर्जी, देखो लिखा है, ये देखो एलर्जी बहुत सारी चीज़ों की है। क्या है? मोस्टली पोलन ग्रेन्स, कई लोगों को फूड की होती है, कई लोगों को एग्स या प्रोटीन्स की। उसके बाद फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं, उसकी भी एलर्जी हो सकती है। इवन पेट हेयर, डॉग्स जो पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स कैट्स वगैरह, उनके जो हेयर है, या अभी जो कबूतर का निकला है ना बीच में, हाँ, उससे भी क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है। ये देखो क्या लिखा है इधर, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ
म्यूकस बिल्डअप होता है, बिकॉज ऑफ दैट अगेन डायमीटर डिक्रीज, मतलब इसके अंदर ज्यादा म्यूकस डिपॉजिट होगा तो और क्या होगा, डायमीटर कम होता है। फिर ये देखो लिखा है व्हीजिंग, मतलब स्टेथोस्कोप से हमें चेस्ट के अंदर साउंड सुनाई देता है, क्यों, एक्सपीरेशन नहीं हो रहा है, वो एयर अटक जाती है, दैट कॉजेज व्हीजिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ट्रीटमेंट में देखो इनहेलर क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर है, अवॉइड इरिटेंट। समझ में अस्थमा। चलो नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें एक देखो एग्जांपल लिखा है सिलिकोसिस। इमेजिन करो जो लोग माइनिंग में काम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम होता होगा, माइनिंग, यस, कंटिन्यूस सिलिका यानी सैंड पार्टिकल्स अंदर, या जो रोड स्टोन क्रशिंग में जो काम करते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होगा, अगेन दैट इज कॉल्ड एज सिलिकोसिस। तो बताओ सिलिका पार्टिकल अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा इससे रिलेटेड है। उससे पहले बताओ अल्वियोला आर मेड अप ऑफ, किससे बने हैं, अल्वियोला आर मेड अप ऑफ, नहीं अल्वियोला स्क्वायमस एपिथेलियम, और उनके साथ उनके अंदर होते हैं मैक्रोफेजेस, नाम सुना है, क्या होते हैं, होते क्या, व्हाट इज मैक्रोफेज, दे आर जस्ट लाइक मोनोसाइट, मोनोसाइट्स का ही मैक्रोफेज। व्हाट इज मोनोसाइट, अरे बोलो कैसे, फैगोसाइटोसिस, यानी बैक्टीरिया को अंदर एनगल्फ करते हो, डिस्ट्रॉय करते, इतना मालूम है। लेकिन ये और एक काम करते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं इनको भी स्वेलो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके अंदर फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस इज नथिंग बट द स्कार। हमें कुछ इंजुरी होने के बाद देखो कई टाइम के बाद वहां स्कार बनता है, स्कार इज नथिंग बट फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। तो अगर बताओ अल्वियोलाई के अंदर फाइब्रस टिश्यू बनेगा तो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सिलिकोसिस। तो एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, अगेन सेम, जस्ट लाइक अस्थमा या जस्ट लाइक एम्फीसीमा। देखो लिखा है लंग डैमेज हो जाते हैं, रीजन क्या है, सिलिका या एस्बेस्टोस। देखते हैं अभी हम कई जो रूफ कई बार बनाते हैं, हम पतरे डालते हैं ना ऊपर, वो मोस्टली अभी मेटल से बनते हैं, लेकिन पहले इससे बनाते थे, एस्बेस्टोस, ये भी माइनिंग से निकलता था। तो अगेन उसके डस्ट पार्टिकल्स अंदर गए तो क्या होगा, सेम लाइक फाइब्रोसिस, और उससे होता है एस्बेस्टोसिस। तो इस सिलिका और एस्बेस्टोस से नाम उस पार्टिकल की वजह से है। सैंड पार्टिकल्स गए तो क्या कहेंगे हम, सिलिकोसिस। अगर एस्बेस्टोस गया तो, इवन ये चीज़ यहाँ नहीं दिया, लेकिन जो कॉटन मिल वर्कर्स होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होता होगा, एस्बेस्टोस नहीं, कॉटन मिल, वो कॉटन वाला प्रॉब्लम। अरे हाँ, तो नाम मत बनाओ चलेगा। तो उसमें क्या होता होगा, एक कॉटन पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, अगेन दैट रिजल्ट्स इनटू, सो व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल, उस पर्सन के प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। बाकी क्या लिखना है, मास्क, लेकिन लिमिटेड ही है। कंप्लीट, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। नहीं बंद नहीं करना है, अरे बंद क्या कर रहा है, देखा लो सब रिवाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन तो हो गए, फिर एक्सक्रीटरी लेना है, किधर है तुम्हारे पास, हाँ निकालो बुक्स, एक्सक्रीटरी के लेने हैं, उसके नहीं लिए थे क्या।